नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आईटी सेक्टर भारत का प्रीमियम सेक्टर माना जाता है। इसमें होने वाले हर बदलाव की जैसी चर्चा होती है, वैसी शायद कोयला या स्टील सेक्टर में होने वाले बदलावों की नहीं होती है। एक वजह यह भी है कि इस सेक्टर ने लाखों इंजीनियरों को दुनिया दिखाई। कम समय में उन्होंने कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल किए। इनकी बढ़ती मांग के कारण ही गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलते चले गए और सबको नौकरियां भी मिली। हालांकि हमारे देश में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है एक जगह से जिससे आपको पता चलते रहे कि इस महीने कितने इंजीनियरों को नौकरी मिली है और कितनों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और जो बाहर हुए हैं उन्हें कितने दिन बाद दूसरा काम मिला है। फिर भी आईटी सेक्टर को लेकर बिजनेस और अंग्रेजी के अखबार इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों उनमें खबरें आ रही हैं कि कई बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है? 7 आईटी सेक्टर कंपनियों में 56,000 लोगों की छटनी हुई है या होने वाली है, ऐसी खबरें आई हैं। कॉग्निजेंट कंपनी में शीर्ष अधिकारी स्तर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 1000 लोगों को निकाले जाने वाला है। इसी कंपनी में 6000 लोगों के निकाले जाने की योजना की खबर है। इंफोसिस से लेकर टेक महिंद्रा तक हजार कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर छप रही है। विप्रो कंपनी के सीईओ का बयान छपा है कि राजस्व नहीं बढ़ा तो 10% कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। फ्रेंच कंपनी है कैपजेमिनी 9000 लोगों को निकालने की तैयारी में है। ये सब खबरें अखबारों में छप रही हैं और इन कंपनियों में आपको बता दें कि लाख की संख्या में 1 लाख, सवा लाख की संख्या में इंजीनियर काम करते हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि यह सब छटनी की सामान्य प्रक्रिया है। जो बाजार के अनुकूल नहीं होंगे उन्हें जाना होगा, लेकिन इसकी जगह नई भर्तियां भी हो रही हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या $150 अरब का हमारा आईटी सेक्टर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जो इशारा तो कर रहा है मगर खुलकर नहीं बता रहा है। एक अनुमान के अनुसार 30 लाख से अधिक लोग या इंजीनियर कह लीजिए इस सेक्टर में काम करते हैं। बाजार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और वीजा नीतियों में ऐसा क्या बदल रहा है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों के निकाले जाने की खबरें आने लगी हैं? इन खबरों को पढ़ते हुए आईटी सेक्टर के बारे में यह समझ बनती है कि एक समय था जब ये कंपनियां 20% के ग्रोथ रेट का लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेती थी। पिछले 2 साल से 10% का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। आईटी सेक्टर की चमक दिखाकर ही इंजीनियरिंग कॉलेज लाखों रुपए की फीस वसूल रहे हैं। इस सेक्टर पर चर्चा होनी चाहिए। जरूर सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं, लेकिन यह पता होना चाहिए कि भारत के लाखों इंजीनियरिंग के छात्र सही रास्ते पर हैं या नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए ताकि नौकरियों के लायक समझा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर बनकर निकलें और उन्हें ट्रक चलाने से लेकर खेती करने तक की नसीहत दी जाने लगी है। अखबारों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बयान छपा है कि चपरासी की नौकरी के लिए खड़े हैं इंजीनियर। मेरा तो ऑफर है कि कॉलेज बंद कर आईटी खोलो, यह अखबार की हेडलाइन है। भास्कर अखबार ने लिखा है इस खबर में कि रोजगार की पढ़ाई चलो आईटीआई कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेजों पर कटाक्ष किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या करेंगे जहां से कुशल लोग नहीं निकले, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज संकट में है। पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं। जो इंजीनियर पैदा हो रहे हैं उनमें से 60 से 70% नौकरी के काबिल नहीं हैं। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है? आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बयान को कठोर समझ सकते हैं, लेकिन क्या यह बयान हकीकत के करीब नहीं है? अगर है तो फिर सोचना होगा, क्या अब इंजीनियरों के दिन समाप्त हो गए? आईटीआई ही नया आईटी होने जा रहा है, लेकिन जो आईआईटी है, जो हमारा प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या वहां भी काबिल इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे? हिंदुस्तान टाइम्स की नीलम पांडे की खबर है कि 17 आईटी कॉलेज ने इस बार पिछले साल की तुलना में कम प्लेसमेंट हुआ है। वहां पर 2015-16 में अप्लाई करने वाले, कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने वाले छात्रों में से 79% को नौकरियां मिल गई थी। 2016-17 में जिन्होंने अप्लाई किए उनमें से सिर्फ 66% को ही नौकरियां मिली हैं। यानी एक साल में कैंपस प्लेसमेंट में 13% की गिरावट आई है। और ये आंकड़ा नीलम पांडे की रिपोर्ट में लिखा है कि ये आंकड़े वो हैं जो 17 आईआईटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को दिए हैं। फिर इस रिपोर्ट के कारणों का भी विश्लेषण है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ही स्मृति काक रामचंद्रन की रिपोर्ट है कि जून में एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें भारतीय मजदूर संघ घटते रोजगार को लेकर सवाल उठाने वाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस का यह मजदूर संगठन चाहता है कि सरकार
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे और उद्योगों की जगह उसे अपने आर्थिक एजेंडा की धुरी बनाए। खेती को बीएमएस चाहता है कि मोदी सरकार अपनी आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करे ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हों और अपना खुद का काम शुरू करने वालों को प्रोत्साहन मिले। आईटी सेक्टर में नौकरियां जाने पर यूनियन बनाने की भी खबरें आ रही हैं। हेडहंटर संस्था का कहना है कि हर साल 2 लाख के करीब इंजीनियरों की छटाई होगी और 35 साल से ज्यादा उम्र के लोग छटनी योग्य ज्यादा माने जाएंगे। उनकी नौकरियों पर ज्यादा संकट है। दूसरी तरफ 2000 आईटी कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था है नैसकॉम। इसका कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आईटी सेक्टर में मास लेऑफ यानी थोक में छटाई नहीं हो रही है। आईटी सेक्टर हर साल 1.5 लाख लोगों को हायर भी कर रहा है यानी नौकरियां दे रहा है। आप बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों को पढ़ेंगे तो हालात इन दावों से अलग मिलेंगे। कंपनियों के बारे में सारा हाल पता करना मुश्किल होता है। कई बार तो 1000 लोगों को निकाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे ये काम भी राष्ट्र हित में हुआ हो। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि बाजार से चलने वाली कंपनियों में छटनी का होना भले सामान्य हो, मान लिया गया है, लेकिन क्यों हो रही है ये छटनी, क्या और भी छटनी होगी, इसके बारे में जानना कोई गलत नहीं है। उसी बाजार के सिद्धांत की तहत हम इसे अपने जानने का अधिकार रखते हैं। तो हमारे साथ हैं दी हेड हंटर्स इंडिया के सीएमडी हैं कृष लक्ष्मीकांत जी। कृष जी, हम थोड़ा इस सेक्टर की जो समस्या है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आपका बयान छपा है कि और हर जगह छपा है पीटीआई के हवाले से कि जो 3 साल में लगभग 6 लाख 2 लाख के करीब इंजीनियर हर साल आईटी सेक्टर से बाहर कर दिए जाएंगे। और अखबारों में आ रहा है कि कोई 7 कंपनियों ने 56,000 लोगों के नौकरी जाने की बात कही है। आपका बयान बताता है कि इससे भी ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। देखिए, नैसकॉम फरवरी में एक एनुअल मीटिंग हुआ बम्बई में। उसमें मैकिन्सी कंपनी ने रिपोर्ट एक दिया था, प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू मैकिन्सी उनके 60% जो आदमी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उनको रीट्रेनिंग करना पड़ेगा। बिकॉज नया स्किल्स आ गया है कि जैसा डिजिटल, क्लाउड, डाटा, बिग डाटा एक्सेट्रा, एनालिटिक्स, ये सब जो अभी काम कर रहे हैं उनको 50% या 60% की जो अभी काम कर रहे हैं सेक्टर में, उनको इसका आइडिया कुछ नहीं है। एक वो तो एक चीज है। दूसरा, अमेरिका में कंपनीज जो उनका क्लाइंट्स है जैसा सिटी बैंक हो या अमेरिकन एक्सप्रेस हो, वो जो लोग रेट देते हैं वो रेट को कम कर रहे हैं इंडिया कंपनी को। तीसरा, वहाँ डिजिटल ज्यादा हो रहा है आजकल। मैंने अभी देखेंगे तो आपका बैंक तो आपका मोबाइल में आ गया है। ये तो दिस इज व्हाट डिजिटल बोल रहे हैं। अभी तो ज्यादा हो रहा है डिजिटल, अमेरिका में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। नाउ अभी उसके लिए नया नया स्किल्स चाहिए। फाइनली आप देखेंगे तो आपका इंडिया में ये फॉरेन एक्सचेंज का रेट आप देखेंगे तो करीब 5 या 7% ज्यादा हो गया। माने जो डॉलर में आगे 67 रुपीस मिलता था, अभी 63 या 64 मिल रहा है। सो ऑल दिस फैक्टर्स आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अटैक करेगा। सो कंपनीज क्या करना है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें, उनका एक शेयर होल्डर्स है, वो लोग बोल रहे हैं तुम यू हैव टू कीप द प्रॉफिटेबिलिटी रखना चाहिए। सो दे आर सीइंग ऑटोमेशन इज द अदर फैक्टर। मैंने रोबोटिक्स या ऑटोमेशन बोल रहे हैं। आगे 100 आदमी काम कर सकते थे, अभी वही काम 70 या 80 आदमी काम कर सकते हैं। सो कम हो गया। जैसे रोबो आ गया मैन्युफैक्चरिंग में, सेम में रोबोस आ गए हैं सॉफ्टवेयर में। पर कृष जी, तो अभी 40 जी कृष जी, ये जो रोबोट लाए जा रहे हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, क्या ये सस्ता है क्या? हाँ जी, सस्ता, बिकॉज रोबोट्स तो उनका सैलरी इंक्रीज देना नहीं पड़ेगा। एंड वो रोबोट्स माने दैट इज अगेन सॉफ्टवेयर का ही है। सो इट इज नॉट दैट इट इज अ मशीन जो हम लोग देख रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर ही है। पर मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 100 में से 70-80 आदमी ही काम करेंगे ऑटोमेशन के बाद। अगर ये ऑटोमेशन और ज्यादा होगा तो हो सकता है कि संख्या और कम हो जाए।
लेकिन ये जो 20 लोग निकाले जाएंगे, ये इनको ये ट्रेनिंग सीख भी लें, अगर कोई दूसरा स्किल लेकर आ जाए तो इस सेक्टर में तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो ऑटोमेशन आ गया है, एक रोबोट उनकी जगह पर आ गया है। तो फिर जो कंपनी रोबोट रख लेगी वो बाद में दूसरे लोगों को क्यों रखेगी? करेक्ट, वो तो जरूर कम होगा। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री करीब 20 साल हो गया, उससे ज्यादा थोड़ा। सो जो इंडस्ट्री में अभी 40-45 है, वो लोग 15 साल काम किए हैं। उनको ये नया टेक्नोलॉजी, उनके स्किल्स, उनको काफी आदमी को मालूम नहीं है। वो लोग अभी मैनेजर हो गए हैं, खाली लीव एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं या वो लोग परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं। सो उनका सैलरी भी काफी ज्यादा है, 25 लाख से 50 लाख 70 लाख वैसा है। तो अभी ऑटोमेशन के आने के बाद उतने आदमी नहीं चाहिए। जो आप देख रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं कॉग्निसेंट 1000 आदमी लिखाना है, मोस्टली ये लोग है मैनेजर। उनका सैलरी होगा, आप करीब पकड़ लीजिए 30 लाख से 5 करोड़ तक। तो उनको ये अभी घर बेच रहे हैं। बट फाइनली व्हाट विल हैपन इज दे हैव टू सेंड पीपल एट दी लोअर लेवल्स। अच्छा, नीचे के लेवल पे भी छटाई होगी, आप ये कह रहे हैं? जरूर होगी। हाँ, एंड उसकी नॉर्मली इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि हम लोग नया आदमी लेते हैं, बट इस बार आप देखेंगे तो कम आदमी लिए हैं। अगले बार जो अभी आ रहे हैं नेक्स्ट सीजन, अभी तो हम लोग मई महीने में है, अभी अक्टूबर दिसंबर दे विल रिक्रूट पीपल। उस समय और भी कम होगा, लास्ट ईयर से 50% इस साल कम लेके। अच्छा, तो मतलब ये दोहरी मार है सर। आप कह रहे हैं कि एक साल में अगर 2 लाख 3 लाख इंजीनियर निकाले जाएंगे आईटी सेक्टर से और उसकी जगह पे कम लिए जाएंगे। आप कह रहे हैं पिछले साल भी साल की तुलना में 50% ऐसा अनुमान है कि कम इंजीनियर लिए जाएंगे। तो जो इंजीनियर हम पैदा करते हैं वो तो पूरा एक तरह से वो सड़क पर आ जाएंगे सर। उनको तो ज्यादा भरोसा इसी सेक्टर का होता है कि वहां से काम मिले। नो, आप जो बोल रहे हैं वो भी राइट है। देखिए, दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि एक कंपनी है जो HCL टेक्नोलॉजीज, वो नोएडा का कंपनी है। वो लोग अभी +2 स्टूडेंट्स को लेते हैं, स्ट्रेट +2 को लेते हैं। इंजीनियर नहीं है, ITI नहीं है, +2 है। उनको लेकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और ले लेते हैं कंपनी में। ये नया चीज है, ये भी ज्यादा होगा क्योंकि उनका सैलरी और भी कम है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 लाख देते हैं तो इनको 1.5 लाख दे सकते हैं। एंड इनको भी वो लोग साइड बाय साइड उनको दे कैन स्टडी, एजुकेशन कर सकते हैं। उनका ही कॉलेज यूनिवर्सिटी है। बट फाइनली क्या देख रहे हैं कि सैलरीज कम हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2008 में एक इंजीनियर को, फ्रेश इंजीनियर को ये बड़ा कंपनी में 3 लाख मिल रहा था। अभी है 2017, अभी भी 3 लाख ही मिल रहा है। आप देखिए ना, इन्फ्लेशन कितना हुआ, पेट्रोल का भाव कितना हुआ, कोको कोला का भाव कितना हुआ, बट सैलरी एकदम सेम है। तो इंडस्ट्री एक साइड इज बिकमिंग वेरी वन, कंपटीशन है ज्यादा, तो उन लोग का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो वो लोग कर रहे हैं बहुत कुछ कि जैसा सेव कर सकते हैं। हम सुना है कि एक वन ऑफ द बिग कंपनीज, वो लोग एयर कंडीशन भी कम कर दिया, तो करंट का कॉस्ट खर्चा थोड़ा सेव कर सकते हैं। दूसरा कंपनी में हम सुना है कि टॉयलेट पेपर निकाल दिया। तो चेंज इंडस्ट्री में हो रहा है, होगा, इसमें डिफेक्ट, ये तो दिस इज नॉर्मल। ये तो इंडस्ट्री होगा जैसा 5% तो है ना सर, टॉयलेट पेपर निकाल दिया, टॉयलेट तो है ना कंपनियों में। पर आपकी बातों से एक अंदाजा मिल रहा है, मैं इसलिए हिंदी में चर्चा कर रहा हूं ताकि हमारे हिंदी प्रदेश के जो छात्र हैं वो इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको ये पता चले, उनके माँ बाप को भी, कि ताकि अपनी नई रणनीतियां बना सके कि उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। इन सब बातों पर सरकार की तो कोई भूमिका होती नहीं, पर वो तो आकर बताती नहीं अपनी तरह से कि एक दुनिया ऐसे बदल रही है तो हमें तैयार रहना चाहिए। पर आप कह रहे हैं कि 2008 में भी 3 लाख थी उनकी सैलरी, 2017 में भी 3 लाख है एंट्री, जबकि फीस जो है 2008 से 2017 के बीच में देखेंगे तो कई गुना बढ़ गई होगी। जी क्रिश साहब, हम थोड़ा और इस पे, जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, दूसरा चीज है कि ये खाली
आपका आईटी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। हाँ। आपका मेडिकल डेंटल इंडस्ट्री, डेंटल कॉलेजेस है नहीं, हाँ। अभी उनका एडमिशन्स 50% हो गया। हाँ। माने जब बिकॉज कॉलेजेस में सीट्स है, हाँ। आदमी नहीं जा रहे, हाँ। तो वहाँ क्वालिफिकेशन भी उन जो परसेंटेज मार्क भी कम कर रहे हैं, हाँ। बिकॉज वहाँ भी सरप्लस डेंटल कॉलेज आ रहे हैं, डेंटिस्ट आ रहे हैं। अच्छा। सो सब जगह में अब देख सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो अभी HDFC बैंक लास्ट 2 साल में 2 क्वार्टर में 8,000 आदमी को निकल दिया, कम कर दिया। सो दूसरा बैंक भी करेंगे, बिकॉज नया बैंक आ रहे हैं, बंधन बैंक एक्सेट्रा, उनका सैलरी लेवल्स कम है, तो उनका कॉस्ट लेवल्स कम है, तो ये लोग करना ही पड़ेगा। तीसरा आप देखेंगे तो ये टेलीकॉम सेक्टर में मर्जेस हो रहा है, आइडिया सेलुलर और वोडाफोन एक्सेट्रा, तो उसमें भी काफी आदमी सरप्लस हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के लग रहा है कि ये छटनी का ज्यादा बड़ा दौर है नौकरियों के बनने। हमारे साथ एक और सदस्य हैं, मेहमान हैं, ललित अग्रवाल साहब हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के। और अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी कृष्ण जी से बात हो रही थी कि एक तस्वीर बन रही है कि वीजा नीतियां तो है ही, पर उससे ज्यादा इंडस्ट्री के रेट कम होते जा रहे हैं, उनका बिजनेस कम हो रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे नए इंजीनियरों के लिए भी चांस कम है। मैं थोड़ा आपके स्तर पर समझना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग के जो छात्र आ रहे हैं, उनकी ज्यादा उम्मीद तो इसी सेक्टर को लेकर होती है, तो अब आपके यहाँ किस तरह का बदलाव हो रहा है जिससे छात्रों को पता चले, और ये आप अपने स्तर पर इस क्राइसिस को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आजकल आईटी सेक्टर में जॉब जो है वो कम है, और इससे बच्चों को बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, ये आईटी सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, जॉब ऊपर और नीचे तो हमेशा होता ही रहता है। थोड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री का भी है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आजकल हमारी जो इंडस्ट्री है, बच्चों को ट्रेन करने में विश्वास नहीं रखती। वो ये तो चाहती है कि कॉलेज से निकल के पहले दिन ही प्रोडक्टिव हो जाए वो बच्चे। पीछे जाएं आज 10 साल या 20 साल पहले, तो एक इंजीनियरिंग जब ग्रेजुएट निकलता था, उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट थी उसको मिल पाए। अभी क्या हो गया कि 2 प्रकार की चीजें शुरू हो गई हैं। अगर आपको ध्यान पहले मोहन जी ने कहा था कि 2006 के सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब कम रखने के लिए और सैलरी को कम करने के लिए कुछ गैंगअप करके उन लोगों ने बच्चों को सैलरी कम की। और एक तरफ पीछे इन्फोसिस का अगर हम नापते तो मूर्ति जी ने भी कहा कि एक तरफ CEO की सैलरी कितने गुना है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए हैं उनकी सैलरी बहुत। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आज भी है, देश में भी देखिए। अग्रवाल साहब, देखिए, जो सच्चाई है उस सच्चाई का बहादुरी से सामना करना चाहिए। मतलब ये टालने वाली बात नहीं। 2 लाख की संख्या में अगर इंजीनियर निकाले जा रहे हैं और उनको लेने की संख्या कम हो रही है, तो इसको इस तरह से ना टालें कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इतना ज्यादा मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहां बैठ के, लेकिन सच्चाई लोगों को पता चलना चाहिए। इंडस्ट्री वाले कहते हैं, नेस्कॉम का भी इस तरफ से बयान आया कि 60 से 70% इंजीनियर नौकरी के लायक नहीं है। ठीक है, तो वो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे इंजीनियर पैदा करें जो पहले से सक्षम हो। आप उम्मीद करते हैं कि उनके यहाँ हम भेज दें, तब वो 1 साल की ट्रेनिंग दें, तो ये इससे तो काम चलेगा नहीं। तो ठीक से बताइए कि अगर आईटी सेक्टर नहीं है तो क्या उनके लिए कोई और सेक्टर है जहां उनको कहा जा सके कि आप आईटी की पढ़ाई मत करो, आप दूसरी पढ़ाई करो जहां वहां पर ज्यादा नौकरियां हैं? नहीं, देखिए, ऐसा तो सभी सेक्टर्स में होता रहता है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सेक्टर हो, जो बच्चा अच्छा है, जिसने ठीक से पढ़ाई करी है, उसके लिए नौकरी हमेशा अवेलेबल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब 2 लाख इंजीनियर निकलेंगे हर साल तो उनके लिए नौकरी कहाँ रहेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग निकल रहे हैं, नेस्कॉम ने कहा 60 से 70% बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसमें दोषी सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है, इसमें दोषी शायद वो बच्चे भी हैं जिनको जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं करी। और इसमें वो दोषी भी, अब देश में एक और विचित्र सिस्टम चल रहा है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के कॉलेज शुरू हो गए। एक ऐसे कॉलेज शुरू हो गए जो सरकारी यूनिवर्सिटी में सरकार चलाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, वो सब चलता रहता है सर, फाइनेंस वाला। हमारे साथ कृष्ण साहब है, कृष्ण लक्ष्मीकांत जी हैं। कृष्ण जी, ये बताइए कि क्या हम सचमुच इस समस्या को लेकर, इस समस्या का जो भी संकट है उसका ईमानदारी से हम सामना कर रहे हैं, या इसको इस डर से इसे किनारे लगा दे रहे हैं कि कहीं समाज में बवाल ना हो जाए,
कि इंजीनियरिंग कॉलेज फेल हो गए, ना मेरा मकसद है, ना मैं ये जानना चाहता हूं। मेरी बस ये है कि एक बात सही समय पर लोगों तक पहुंच जाए कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करें इसको। क्रिश जी। अच्छा, एक तो आप दिस ईयर आप जो देखेंगे एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ आईटी का जो कोर्सेस है उसका एडमिशन कम हुआ है। वो टॉप कॉलेजेस तो मिल गया आपको, आईआईटी हो या एनआईटी हो, वहाँ मिल गया, बट हर एक सिटी में 2 या 3 कॉलेज में मिल गया, बट बाकी कॉलेजेस में जो क्लास बी क्लास सी कॉलेजेस में 50% या 30% का एडमिशन हुआ है। सपोज 100 सीट्स है, आपको देखिए, तो उसमें 20 ही सीट कई कॉलेज में हुआ है, कई कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो आईटी को बंद करना है, क्योंकि 10 या 20 में तो कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा है, एमबीए में भी ऐसा ही हो रहा है। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू आईटी, बट द फैक्ट इज अभी हमारा मोदी साहब बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट होगा, इसमें तो सिविल इंजीनियर्स का जरूरी ज्यादा है। सिविल इंजीनियर्स में वहां तो ऑटोमेशन वो नहीं कर सकता, कितना ऑटोमेशन हो सकता है बिल्डिंग करने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, वहां तो यू नीड पीपल इंजीनियर्स। वहां भी हो गया है, हम भी आसपास सड़कों को बनते देखते हैं, तो अब पहले जितने लोग होते थे अब तो मजदूर के स्तर पर भी लोग कम है। अब तो 2-4 मशीनें होती हैं जो ज्यादा रफ्तार से काटकर बना देती हैं। पर करना कि ये भी ठीक बात नहीं है कि सिविल इंजीनियर पहले कम पैदा हो रहे थे, वो भी डिमांड के अनुकूल होंगे ही। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, चूंकि आप नौकरियां देने के लिए हेड हंटर संस्था के आप सीएमडी हैं, क्या ये बात सही है कि जो लायक है उसको तो मिल जाएगा, तो जो लोग छंट रहे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या ये वही लोग हैं जो लायक नहीं है? सिर्फ नहीं, वो तो एक चीज है। दूसरा, अभी आप देखेंगे तो अभी इंडियन डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, सो जैसे इन्फोसिस टीसीएस बोल रहे हैं, टीसीएस इन्फोसिस इंडियन मार्केट को उतना नहीं देखते हैं, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, प्राइसेस बहुत कम मिलेगा। तो जैसे इंडिया में नया नया इन्फोसिस या टीसीएस होंगे जो इंडियन मार्केट देखेंगे, और वो लोग लेंगे जो इंजीनियर्स आईटी इंजीनियर्स को ले सकते हैं, उनको लेस सैलरी देंगे, 3 लाख नहीं देंगे, 1 लाख दे सकते हैं, बट वो लोग इंडियन मार्केट में इंडिया डिजिटल इंडिया के लिए काफी काम कर सकते हैं। हम लोग पूरा नहीं बोल सकते हैं कि एवरीथिंग एक्सपोर्ट में होगा, वो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लुक एट इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। आदमी 10 लाख 8 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग पढ़ेगा और 1 लाख रुपया सालाना पे नौकरी में 6,000 7,000 8,000 की नौकरी करेगा, तो उसको तो सही समय पर बताना चाहिए, फिर हिम्मत करके कि दूसरा रास्ता क्या है, या उसे ये कहना चाहिए कि ये रास्ता, अगर आप इस रास्ते से आईटी सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि अब 5 लाख की नौकरी मिलेगी या अब आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो आप एक बार ठीक से समझ लीजिए। नहीं, अभी जो बोल रहे हैं ना, इवन टुडे, इवन से 2 साल के आगे सबको तो 3 लाख नहीं मिल रहा था। ये टॉप कंपनीज है, वो लोग 3 लाख दे रहे हैं महीने साल के लिए। अच्छा। तो नेक्स्ट लेवल कंपनीज 1.5 लाख दे रहे हैं, उसके और भी कम होगा तो 5,000 रुपया महीने में देते हैं। बाप रे। एंड उसके कम होगा तो वो लोग फुकट में काम करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी बात से एक दूसरी तस्वीर पता चल रही है कि हर सेक्टर किस क्राइसिस की तरफ जा रहा है, पर ये कहना, कई लोग कहते हैं कि ये इंजीनियर हैं और इंजीनियर पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग ही क्यों करना चाहते हैं, ये ट्रक चलाएं, जैसे कार्गो ट्रक चलाएं तो उसमें भी 70,000 की सैलरी मिलती है। इसी टॉपिक पर हमने पहले कभी चर्चा की थी, तो एक मेहमान ने कहा कि वो ओला उबर की टैक्सी चलाएं तो वो ज्यादा कमा लेंगे, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खुले इस देश में? फिर नहीं, ये तो डिमांड के ऊपर हुआ था, जो आईटी का सेक्टर के लिए कारण हुआ। अभी डेफिनेटली मेनी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस आर क्लोजिंग डाउन या क्लोजिंग के लिए आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग डिमांड नहीं है, चला नहीं सकते हैं। तो ये तो सप्लाई डिमांड के ऊपर है। बट नया नया प्रोफेशंस आएंगे, जैसे अभी इंडिया एजिंग हो रहा है, इंडिया का लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ओल्ड, तो उसमें आप देखेंगे फिजियोथेरेपी लगेगा, नर्सेस लगेगा जो घर जाएंगे, फिजियोथेरेपी लगेगा, और जो अभी आप देखेंगे जिम्स और भी ज्यादा होंगे। वो तो एक साइड है। दूसरा साइड है एंटरटेनमेंट सेक्टर। अभी ज्यादा घर में बैठेंगे तो ज्यादा टीवी देखना है,
या कुछ गेम्स बेरोजगार होंगे खेलना है। तो उसके लिए तरह तरह से भूतहा प्रोग्राम बनाने होंगे। मगर पर मुझे पता चल रहा है कि 3 साल और उसके कोचिंग की तैयारी में 3 साल, 6-7 साल, 4 साल लगा के, 10 साल लगा के जो बच्चा इंजीनियर बन रहा है उसका यही रेट है। 5,000 से 7,000 की नौकरियां उसे मिल रही हैं और अब वो एक संकट की दहलीज पर खड़ा है। तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्किल करे, अपने आप को रीस्किल कर ले। ये रीस्किल क्या होता है सर? फिर से इंजीनियरिंग पढ़ना होता है क्या? ये कहाँ होता है रीस्किल? रीस्किल माने वो लोग जो अभी बोल रहे हैं ना, डिजिटल है, हाँ, टेक्नोलॉजीज है, जैसा हाँ, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स, हाँ, बिग डाटा, सोशल मीडिया, जो ना फेसबुक, लिंक्डइन, ये ये तो सब सबको आता ब्लॉग ही है सर। राइटिंग। इसको इसमें अब सीखना क्या है? इसमें मैं तो वही जानना चाहता हूँ, क्या सीखना है इसमें? कहाँ जो सीखना प्रोग्रामर है? है ना, उसके लिए कोर्सेस अवेलेबल है, अच्छा, ऑनलाइन अवेलेबल है, कॉलेजेस भी देते हैं बहुत काफी काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस, दे आर ऑफरिंग दिस कोर्सेस अभी नया नया, बिकॉज है। वो देख रहे हैं कि दिस इज वेयर डिमांड इज। जैसे आप पकड़िए एक आदमी जो डाटा एनालिटिक्स किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, जी, उसका अभी सैलरी मिलेगा 12 से 15 लाख। 12 से 15 लाख, ठीक है। बहुत वो बहुत जो शुक्रिया सॉफ्टवेयर में होगा। जी लक्ष्मीकांत जी। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। अग्रवाल साहब की स्काइप ऑडियो इतनी साफ नहीं थी तो मैं उनसे और भी बात करता, लेकिन ये एक बात है कि जो आईटी सेक्टर को देखकर जो इंजीनियर लाखों लोग बन रहे हैं और उसमें अपना दांव लगा रहे हैं जिंदगी का, उनको एक बार ठीक से इस सेक्टर के बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है नई संभावनाएं कहीं और बन रही हो, उस तरफ भी देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो सेक्टर दिख रहा है, बाद में क्या होगा, लेकिन आज और अगले साल तक जो दिख रहा है उसकी सूरत बहुत अच्छी तो नहीं है, उतनी हसीन तो नहीं जितनी बताई जाती है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हेग कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने किस तरह से अपना पक्ष रखा है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने कुलभूषण जाधव को लेकर अपना पक्ष रखा। अक्सर हम सब इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत कम हमारी सार्वजनिक स्मृतियों में ऐसी बात है कि हमने इसकी प्रक्रिया को कभी गौर से और ध्यान से देखा हो। इसलिए भी ये रिपोर्ट दिलचस्प हो जाती है कि हम जानें और देखें कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के दावों के अलग भारत अपनी दावेदारी कर रहा है, पाकिस्तान ने किस तरह से वहां पर दावेदारी करने की योजना बनाई है। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है और जाधव की सजा पर रोक लगनी चाहिए और रोक लगाने का पूरा अधिकार इस अदालत को है। इंडिया डज नॉट रिलाई एंड डज नॉट नीड टू रिलाई ऑन दिस एग्रीमेंट। इट बेसेस इट्स क्लेम्स सोलली अपॉन द वियना कन्वेंशन। इंडियाज क्लेम इन इट्स एप्लीकेशन is dehow this bilateral agreement. 11 जजों के इस बेंच के सामने भारत का पक्ष रखते हुए साल्वे ने इसी अदालत के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला पूरी तरह इस अदालत के दायरे में आता है। जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं देना साफ तौर पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। केस में मदद काउंसलर एक्सेस की शर्त नहीं हो सकती। मौत की सजा सुनाने के बाद केस में सहयोग मांगा जा रहा था। मिलिट्री कोर्ट में चला केस मजाक है। सेना की गिरफ्त में होते हुए लिया गया इकबालिया बयान केस का आधार है। भारत को जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए। बिना काउंसलर एक्सेस के हमें ये तक नहीं पता कि वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे। एफआईआर में उसे भारतीय बताया गया, पर हाई कमीशन के अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। हमें डर है कि इस केस की सुनवाई खत्म होने के पहले ही उसे सजा न दे दी जाए। पिछले महीने ही 18 लोगों को मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दी गई, इसलिए ये मामला अर्जेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मानवाधिकारों का पाकिस्तान ने पालन नहीं किया, फौरन सजा को रद्द किया जाए। भारत ने पाकिस्तान में हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उसने काउंसलर एक्सेस पर ध्यान केंद्रित रखा और इसी के जरिए उसने बताया कि आखिर कानूनी स्थिति क्या है और पाकिस्तान का रवैया क्या है। पाकिस्तान ने अपनी दलील में भारत पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को राजनीति का मंच बनाने का आरोप लगाया। कुलभूषण के पासपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि जासूसी के मामले में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता। Article 55 makes it clear that
there must be no interference in the internal affairs of the receiving state. That itself makes it plain that if an individual is accused of espionage, terrorism, consular access, which may involve compromising evidence, which may involve exacerbating the threat for the receiving state because of coded communication, cannot possibly be anything other than a breach of Article 55, and now elasticated to 6 months. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जल्द फैसले का भरोसा दिया, कहा कि दोनों देशों को फैसले की तारीख की जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान ने इस मामले में न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया, बल्कि जाधव के पासपोर्ट और कबूलनामे को पेश कर भारत की दलील को खारिज करने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान ये साफ नहीं कर पाया कि अगर सब कुछ इतना पुख्ता था तो फिर जाधव को खुली अदालत की बजाय बंद कमरे में फांसी की सजा क्यों सुनाई गई। नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के 12 घंटे के भीतर ही 12 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इस सब के बीच राज्य सरकार ने अव्वल आने वाले कई छात्रों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया, लेकिन इस समारोह की चमक दमक में यह बात नहीं बताई गई कि इस साल के 10वीं 12वीं के नतीजे पिछले साल की तुलना में खराब रहे। मुख्यमंत्री बस ये कहते रहे कि जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रुक जाना नहीं। नाम से तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन अनुराग द्वारी कहते हैं कि इसके तहत वो ओपन बोर्ड से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं इस योजना के तहत। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि पिछले साल 60,000 बच्चों को नतीजों के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उनका पूरा साल ही खराब हो गया। मध्य प्रदेश की जो सरकार बीते 5 महीने में 3000 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा कराई, वो मंत्रालय से 1.5 किलोमीटर दूर शिक्षा विभाग से वो फाइल नहीं मंगा पाई जिसमें छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने से जुड़ी रिपोर्ट मार्च से धूल खा रही है। बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपने छात्रों से पूछना चाहिए कि पास होने वाला भी जिंदगी में फेल हो जाता है, वो फेल होने पर अपनी जान क्यों दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इस पूरे मामले पर जानकारी जमा की है कि आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों के मामा यानी मुख्यमंत्री क्यों नहीं रोक पा रहे हैं नतीजों के बाद खुदकुशी का सिलसिला। माँ बिलखती है, जबान लड़खड़ाने लगती है, कुछ कहना चाहती है बेटे से। नानी ढाढ़स देना चाहती है, लेकिन टीस रुकती नहीं। एक्सेलेंस स्कूल में 12वीं में अपने बेटे के आई कार्ड को देखती रहती है। 12वीं में नमन को 74.4% अंक आए, 3 विषयों में डिस्टिंक्शन भी था, लेकिन उम्मीद 90% की थी। उम्मीदों के बोझ तले घर लौटा। निजी अस्पताल में नर्स, माँ और पिता काम पर गए थे। उसने जहर के इंजेक्शन से खुदकुशी कर ली। 91 के ऊपर चाहिए थे, उतने नहीं आए। तो इसी के लिए परेशान तो नहीं था? उसने जाहिर नहीं होने दिया। दोस्तों के साथ में दोस्तों को भी भगाया। जो नहीं जा रहा था, एक दोस्त तो उसको अपनी गाड़ी दी कि मेरी गाड़ी लेके जा, और उसने उसको जाने को कहा। वो अकेला दोनों गेट बंद करके अंदर। प्रिय भांजे और भांजियों नमस्कार। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। शुभकामनाएं। परिणाम अगर अपेक्षानुसार ना भी आए तो चिंता मत करना, निराश मत होना, हताश मत होना। अरे क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। अगर आज अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आए तो कल फिर मेहनत करेंगे, कल फिर प्रयास करेंगे, कल फिर सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ हूं। मामा ने नतीजों से पहले भांजे भांजियों को संबोधित किया, लेकिन शायद नमन और मध्य प्रदेश के भिंड में 12वीं के छात्र तपश मिहोलिया जैसे कई बच्चों ने इसे नहीं सुना। तपश पिछले साल 12वीं में फेल हो गया था। इस बार उम्मीद अच्छी थी, लेकिन वो पास नहीं हुआ। परिजन शादी में गए थे। सुनसान घर में वो पंखे से झूल गया। नतीजों के ऐलान के 12 घंटे के अंदर 12 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। 12वीं का रिजल्ट आया था तो वो बताया उनके माता पिता ने कि वो 2 विषयों में फेल हो गया था, इस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
भोपाल में सरकार ने 174 बच्चों को नतीजों से पहले रिजल्ट बताकर बुलाया। खूब तामझाम हुआ, लेकिन हकीकत में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10वीं में रिजल्ट 3.9% गिरा, जबकि 12वीं में 1.4%। सरकार ने ऐलान भी कर दिया, छात्रों की तरह रिजल्ट के लिए शिक्षकों की उपस्थिति को भी पैमाना माना जाएगा। पहले 70% से जो कम अटेंडेंस होती थी वो बच्चे क्लास में नहीं बैठते थे, लेकिन टीचर्स की अटेंडेंस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब हमने ये निर्देश जारी कर रहे हैं, आज घोषणा करी सीएम ने, 70% से अगर कम उपस्थिति टीचर की हुई स्कूल में तो उसे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। गणित के परीक्षा परिणाम से लेकिन हकीकत में पिछले 5 साल में 1000 नए स्कूल मध्य प्रदेश में खोले गए। जरूरत 20,000 शिक्षकों की थी, लेकिन 2011 के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जो आए वो भी सिर्फ संविदा पर। इस दौरान 1500 शिक्षक रिटायर भी हो गए। फिलहाल राज्य में शिक्षकों के 1,40,000 पद खाली हैं। जो बचे हैं उनसे कुंभ में ड्यूटी, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, ओपन बोर्ड मूल्यांकन, समग्र आईडी मैपिंग जैसे कई सरकारी काम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में बच्चों को सम्मानित कर सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 5 साल में हजारों करोड़ खर्च करने पर भी 684 बच्चों ने खुदकुशी क्यों की। छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने संबंधी गठित कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। सिर्फ रुक जाना नहीं जैसी योजना का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किया। जो बच्चे मेरिट में आए हैं, जो उत्तीर्ण हुए, मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जैसा विजय जी ने कहा है कि अपेक्षानुसार अगर किसी के परिणाम नहीं आए हो तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस रुक जाना नहीं योजना का जिक्र कर रहे थे, उसके तहत 12वीं में 1 से ज्यादा विषय में फेल और 10वीं में 2 से ज्यादा विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों को बिना साल खराब हुए परीक्षा पास करने के लिए 2016 से अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा ओपन स्कूल कराता है। साल भर पहले शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को समझने हम भी ओपन स्कूल के दफ्तर पहुंचे। पता लगा पिछले साल 60,000 विद्यार्थियों का नवंबर 2016 तक दूसरे चरण की परीक्षा का मूल्यांकन तक नहीं हुआ। परीक्षा सितंबर में आयोजित हुई थी। छात्रों का पैसा भी बर्बाद हुआ, साल भी। संचालक ने माना योजना कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी वही पेपर सेटर्स रहते हैं जो सामान्य बोर्ड में होते हैं। कॉपी जांचने वाले भी वही लोग रहते हैं जो उन बोर्ड में कॉपी जांचते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई उससे कम दर्जे का है सामान्य बोर्ड से। इसकी बराबर विश्वसनीयता है और हम ये लगातार प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर जब 60,000 विद्यार्थी साल भर रुक जाएं तो ऐसी योजनाओं पर, सरकारी नीतियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस तरह के उत्कृष्ट विद्यालय बन गए, शिक्षा पर हजारों करोड़ खर्च करने का दावा हुआ, रुक जाना नहीं जैसी योजनाएं चलाई गई, फिर भी मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में छात्रों के बीच आत्महत्या 240% की दर से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन इस सवाल से कन्नी काटते दिखे कि आखिर क्यों पिछले 1 साल में ही 684 छात्रों ने आत्महत्या की है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।